क्वेश्चन लूंगा सर, जब क्वेश्चन लूँ तो आप जरूर बताना। और अपना बैकग्राउंड नॉइज जितना हो सके कंट्रोल करना। ऑलवेज क्लास करने के टाइम पे ना बैकग्राउंड को ना एकदम नॉइज फ्री रखने का कोशिश करो। अच्छा, क्या स्क्रीन शेयर्ड है आप लोगों के साथ? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो हम लोग आज जो बात करेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट था एसोसिएट कंपनी, इस पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात नहीं किया था ज़्यादा। ठीक है, ये एक्सेस ऑफ कैपिटल से ऊपर वाला पॉइंट है। मतलब ये जो भी पॉइंट है ना, ये सब होल्डिंग, मतलब कौन कितना होल्ड कर रहा है उसके ऊपर। मतलब इसका अगर बेसिस पूछा जाए सर कि किस बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। मतलब लास्ट क्लास में जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे कि कंपनी का जो बाइफर्केशन है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर में हम लोग इतना देर से बात कर रहे थे, उसका एक पॉइंट बाकी था, दैट इज एसोसिएट कंपनी। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। एसोसिएट कंपनी किसको कहेंगे, तो थोड़ा गौर करना। एसोसिएट कंपनी, आप लोग ये वर्ड बहुत सुने होंगे, लेकिन एग्जैक्टली एसोसिएट होता क्या है वो आज जान लो सर। एसोसिएट का मतलब क्या है कंपनी लेवल में और नॉर्मल लेवल में भी आप समझ जाओगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या बताता है? इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? बट विच इज नॉट ए सब्सिडियरी। नॉर्मली देखो, इन्फ्लुएंस उसका हो जाता है ना जिसका होल्डिंग सब्सिडियरी कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था होल्डिंग सब्सिडियरी, जस्ट मैं आपको शेयर कर रहा था रिलायंस का। आई होप कि आपको याद होगा कि जस्ट मैं आपको दिखा रहा था कि रिलायंस के अंडर में कितना रिलायंस का सब्सिडियरी है। ठीक है, जैसे हीरोज इंटरनेशनल जो मूवी आता है ना, आप मूवी देखते होंगे तो हीरोज इंटरनेशनल जरूर देखे होंगे, वायाकॉम 18, नेटवर्क 18, ये सब आप जरूर देखे होंगे। तो ये रिलायंस का जो सब्सिडियरी है, रिलायंस का सब्सिडियरी होने के नाते, रिलायंस का सब्सिडियरी होने के नाते उसमें रिलायंस का क्या है, 51% शेयर होल्डिंग है। रिलायंस का सब्सिडियरी होने के नाते उस कंपनी में रिलायंस का क्या है, 51% शेयर होल्डिंग है। ठीक है, लेकिन एसोसिएट कंपनी के केस में इन्फ्लुएंस, तो अगर किसी का किसी के प्रति इन्फ्लुएंस होता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसका उसमें काफी अच्छा खासा शेयर होल्डिंग हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल था रिलायंस का, ये देखो रिलायंस में, जैसे रिलायंस का जैसे लाइफ, रेलिकॉर्ड, ये जो अलग अलग कंपनीज यहाँ पर है, ये सब में रिलायंस का अच्छा खासा मतलब इन्फ्लुएंस है। लेकिन यहाँ पर होल्डिंग सब्सिडियरी कॉन्सेप्ट है, होल्डिंग सब्सिडियरी कॉन्सेप्ट है। तो इन्फ्लुएंस होने से ही नहीं होगा, इन्फ्लुएंस होने से ही नहीं होगा, इन्फ्लुएंस तो होल्डिंग सब्सिडियरी केस में भी होता है। इसीलिए आप इसको ना इसके साथ मैच अप कर मत देना। तो इसलिए अलग से इंस्टीट्यूट क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट कहता है कि विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी बट उसका इन्फ्लुएंस है, having such influence and includes a joint venture company। बट हाँ, अब joint venture company को ना एसोसिएट कंपनी बोल सकते हो, जो कंपनी जॉइंटली वेंचर करता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंचर? वेंचर का मतलब होता है सर बिजनेस, वेंचर का मतलब होता है बिजनेस। अगर कोई जॉइंटली कोई वेंचर करता है तो उसमें वो एसोसिएट है सर। लाइक आप बोल सकते हो मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी जॉइंट वेंचर है सर। ये दोनों, ये मारुति इंडिया का, सुजुकी जापान का, ये एसोसिएट है एक दूसरे। हाँ बोलो। सर आपको स्टील हो गया, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जस्ट अ मिनट। सर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से शेयर कर लेता हूँ, डोंट वरी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप रिज्वाइन करो एक बार, अदरवाइज नो इशू सर। मैं एक बार रीशेयर कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखो मैंने रीशेयर किया, ठीक है। अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हुआ तो आपको मैं बताऊंगा कि रिज्वाइन करके देखो या फिर कुछ देर वेट कर जाओ, दिख जाएगा। कभी कभी नेटवर्क अप एंड डाउन में ऐसा होता है। ओके, तो होल्डिंग सब्सिडियरी वाला कॉन्सेप्ट और एसोसिएट वाला कॉन्सेप्ट में फर्क समझ में आ रहा है ना सर? तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर कुछ बोला, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन ऑफ सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस मींस
control of at least 20% of the total voting power. मतलब what is the meaning of voting power? वोटिंग पावर क्या होता है? जो लोग डिटेल्स कंपनीज एक्ट आगे जाके जब आप लोग इंटरमीडिएट एग्जीक्यूटिव लेवल में आओगे तो वहां पर ये सब डिटेल्स आप एकदम भर भर के पढ़ोगे बहुत ज्यादा, ठीक है? ये वोटिंग वगैरह फिलहाल इतना जान लो, कंपनी में ना मीटिंग होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। एक मीटिंग का नाम आपको बताता हूँ, जनरल मीटिंग, ठीक है? बहुत सारा मीटिंग है सर, बट जनरल मीटिंग का आइडिया मैं अभी आपको देता हूँ। एग्जीक्यूटिव इंटर लेवल में इसका डिटेल्स डिस्कशन होता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये तो एकदम बेसिक है, बेसिक में इतना डिटेल्स मत नहीं बता रहा हूँ आपको। जिन लोगों का इंटरमीडिएट का है उनको तो ऑब्वियसली डिटेल्स में बताऊंगा बाद में, अलग चैप्टर है। तो ये जनरल मीटिंग में वोटिंग होता है, किस चीज के लिए? बहुत सारा रीजन है वोटिंग का। वोटिंग करने के पीछे रीजन है कि अकाउंट्स डिक्लेयर करने के पीछे वोट होता है, डिविडेंड डिक्लेयर करने के पीछे वोट होता है, ठीक है? कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज करने के लिए वोट होता है। तो ऐसे अलग अलग रीजन में ना कंपनी के अंदर वोट होते हैं। तो वो वोटिंग पावर जो है, अगर एक कंपनी में दूसरा कंपनी का एटलीस्ट 20% का वोटिंग पावर है, एक कंपनी में सपोज एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है, अगर एक कंपनी का बी कंपनी में एटलीस्ट 20% का वोटिंग पावर है, ए का बी के ऊपर अगर 20% का वोटिंग पावर है, दैट मीन्स सब जान लो कि ए बी का एसोसिएट है एंड ऑब्वियसली बी भी ए का एसोसिएट है। तो और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, मतलब बिजनेस डिसीजन में भी पार्टिसिपेट करता है कौन? बी कंपनी के बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकता है ए कंपनी, ठीक है? मेजर बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो तब उसको क्या कहेंगे? एसोसिएट कंपनी कहेंगे। The expression joint venture means a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have right to the net assets of the arrangement, ठीक है? जॉइंटली कंपनी का जो मैनेजमेंट है, अरेंजमेंट है, एसेट्स है, दोनों का हक होगा। जैसे मारुति सुजुकी, एक दूसरा नाम बताओ ना सर, हीरो होंडा था सर, अभी नहीं है बट था, हीरो एंड होंडा का जॉइंट वेंचर था, बहुत अच्छा। 2011 तक हीरो और होंडा एक साथ बिजनेस करता था, हम लोगों को पता ही नहीं था कि ये अलग कंपनी है। होंडा इज फ्रॉम जापान, ये जापानी के साथ हमारा बहुत बनता है, हाँ? जापान के साथ इंडिया का बहुत बनता है सर, ऐसा क्यों जानते हो? हाँ, जापान में मैक्सिमम लोग ना बुद्धिस्ट है, और बुद्धिस्ट जो टीचिंग्स है वो इंडिया से ही है, क्योंकि गौतम बुद्धा इज फ्रॉम इंडिया, गौतम बुद्धा इंडिया से है। तो जब भी कोई इंडिया का बंदा मतलब जापान में जाते हैं ना, तो ये बहुत रेस्पेक्ट करता है। आप लोग सुभाष बोस को जानते हो? सुभाष चंद्र बोस, जिसको हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं, कोई नाम मत बोलना, मैं गला दबा दूंगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब इंडिया का फ्रीडम फाइट, मतलब इंडिया को फ्रीडम देने के लिए मैक्सिमम जो बाहर से हेल्प लिया था, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्री हेल्प किया था ब्रिटिश से हम लोग को आजाद करने के पीछे, तो जापान का हाथ बहुत बड़ा था, बहुत बहुत बड़ा योगदान था जापान का। जापान एक्चुअली ब्रिटिश का भी मतलब एंटी ब्रिटिश था और इंडिया को बहुत प्यार भी करता था। तो जब भी सुभाष बोस जाते थे ना, तो जापान का ऑन दैट टाइम जो पीएम या प्रेसिडेंट होता था, वो बस एक ही चीज बोलता था, यू आर फ्रॉम आवर गुरुज लैंड, द लैंड ऑफ बुद्धा, इंडिया द लैंड ऑफ बुद्धा। बस इसी बात पे ना फिदा हो जाता था वो लोग, और ऑब्वियसली इंडियंस को रेस्पेक्ट करता था। लेकिन एक कारण के कारण ना वो लोग इंडियंस को बहुत नापसंद भी करता था। ये इंडियंस जो ब्रिटिश का, इंग्लैंड का चमचागिरी है ना, हम लोग इंग्लैंड का क्या है, आज भी चमचा है सर। मतलब उनका चमचा डायरेक्ट नहीं करते, लेकिन उनका एटीट्यूड, उनका कल्चर फुल्ली फॉलो करते हैं। इसी में उनका बहुत चिढ़ था, ठीक है? इनको बहुत चिढ़ था, जापान को इंडिया के प्रति भी बहुत गुस्सा था कि ये इंग्लैंड को ऐसा, इंग्लैंड का दास बन के क्यों रह गया। मतलब सच में इंडिया का ये, मतलब जब भी मतलब समझ सामने आता है ना, बहुत गुस्सा आता है कि ओनली 60,000 ब्रिटिश रूल कर दिया 30 करोड़ इंडियंस पे। 60,000 ब्रिटिश रूल किया 30 करोड़ इंडियंस पे। सोचना सर, हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक में कितना बदलाव चाहिए, अभी भी प्रॉब्लम है सर। जो भी हो, छोड़ो सर, पॉलिटिक्स में क्लास नहीं है, लॉ का क्लास है। ओके सर, समझ में आया? जो भी हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो आपको समझ में आ गया सर, जॉइंट वेंचर भी समझ में आ गया। और कुछ बोला है सर एसोसिएट में? हाँ सर, देख लो, द टर्म टोटल शेयर कैपिटल मींस द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कन्वर्टेबल क्या होता है? ओके सर, चलो बता देते हैं। पहले तो आपको इक्विटी बता देता हूँ 2 मिनट के लिए। ओके, इक्विटी शेयर यही है सर, अभी हम लोग आपको शेयर के बारे में दिखा रहा था ना, ये जो अभी बार बार हम शेयर में बात करते हैं,
ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर मार्केट में सेल हो रहा है ना सर, यही इक्विटी शेयर कैपिटल है। जैसे ही आपने शेयर खरीद लिया था ना, मैं आपको बताया था ना कि 5,000 से आप अकाउंट ओपन करो, 5,000 से डीमैट अकाउंट ओपन करो, डीमैट अकाउंट, जस्ट ओपन योर डीमैट अकाउंट विद 5,000 रुपीज, इट्स योर, फुल्ली योर। दिस 5,000 से आप जैसे इस कंपनी का 1880 का शेयर परचेस कर लेते हो, तो एक शेयर भी अगर परचेस कर सकते हो तो 1 शेयर का वैल्यू 1880 है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। जब लो प्राइस में भी परचेस करोगे तो लो, अगर बिलो में करोगे तो बिलो में, जो भी हो, तो आप क्या बन जाओगे, इक्विटी शेयर ओनर होल्डर बन जाओगे, आप कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर कहलाओगे। सर ये समझ में आ गया? ओके सर, देन व्हाट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ये देखो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर दैट मींस ये आज प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? चलो सर, अगर इक्विटी समझ में आया तो प्रेफरेंस भी एक बार समझ लो, इंपॉर्टेंट है सर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये से तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस में इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा होता है, इक्विटी एंड फाइनेंस इज दिस काइंड्स ऑफ टॉपिक के ऊपर, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी आपको जानना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जैसे आप शेयर परचेस करते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज का आप जैसे शेयर परचेस करते हो, आप कौन बन गए थे? इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें रिटर्न का क्या खेल है सर? ध्यान से सुनना, इसमें रिटर्न का क्या खेल है? इसमें रिटर्न का खेल है ये है कि कंपनी का फायदा, आपका फायदा। अगर कंपनी अनलिमिटेड प्रॉफिट करता है, अगर रिलायंस कंपनी अनलिमिटेड प्रॉफिट करता है, तो आप भी अनलिमिटेड प्रॉफिट करोगे। अनलिमिटेड मतलब कोई लिमिट नहीं है सर, कुछ भी हो सकता है। सर कैसे? देखो, आज का ही डेटा देख लो सर, आज का, आज फ्राइडे 2020 10th ऑफ जुलाई, रिलायंस कंपनी के शेयर 1828 सुबह 9:15 बजे था, सुबह 9.15 में इसका शेयर चल रहा था 1828। सेम डेट पे आज ही रिलायंस का शेयर हाईएस्ट में पहुंचा 1882 में। दैट मींस अगर आज के डेट में देखा जाए तो करीब 55 के आसपास का प्रॉफिट आप किए हैं। ठीक है, ये इसका वैल्यू ग्रोथ है। अगर सर हम 1 ईयर का भी डेटा देखें तो 1 ईयर पहले अगर कोई रिलायंस परचेस किया था तो वो परचेस किया था नियर अबाउट 1268 में, दिख रहा है ना सर आप लोगों को? 1268 में दिख रहा हूँ। 1200 में अगर आप परचेस किए होंगे तो आज आप 600 करके पर शेयर में प्रॉफिट में हो। तो इमेजिन कर सकते हो परसेंटेज में कितना होता है एक साल में? 1200 का चीज 1800 में, 1200 का चीज आज के वैल्यू में 1800 है। इसका मतलब आपका प्रॉफिट का हिसाब देखो, अगर कोई 2015 में 500 रुपीज से शेयर परचेस किया है तो आज वो पर शेयर में 1300 प्रॉफिट करके बैठा हुआ है। 1300 रुपया पर शेयर 1300 करके। तो मैं जैसे आपको ये कहना चाहता हूं, ये जो आपने प्रॉफिट किया, साथ में कंपनी आपको अलग से डिविडेंड भी देगा फेस वैल्यू पे। तो ये जो भी प्रॉफिट या डिविडेंड आप इनकम कर रहे हो ना, ये एज ए इक्विटी होल्डर कर रहे हो और इसमें आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड। लेकिन सर अगर कंपनी का लॉस होता है तो भी लॉस भी आपको समझ लेना पड़ेगा सर। जैसे सिंपल है, कंपनी का लॉस कैसे? जैसे मानो कि आप शेयर में इन्वेस्ट किया ना, आपको लॉस भी दिखाते हैं। सपोज आपने इस पर्टिकुलर पोजीशंस में इन्वेस्ट किया था, कहाँ है आप? ये देखो, ये वाला पोजीशंस में आपको बताना चाहता हूँ, दिस पोजीशंस। ये देखो, आप परचेस किया था 1566 में और यहाँ पर देखो 1000 में, मतलब आप 1500 में परचेस किए, लेकिन 13 मार्च में शेयर का दाम कहाँ चला गया था? 1000 में। 500 का लॉस ना, 500 का लॉस में चले गए थे सर। ये पोजीशन आपको लॉस का पोजीशन दिख रहा है, तो ये लॉस भी आपका। तो मतलब इक्विटी ओनर जो होता है ना, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर प्रॉफिट का भी हकदार होते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर लॉस का भी हकदार होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने 500 का लॉस किया, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो 1300 का प्रॉफिट हो सकता है जो स्टार्टिंग से इन्वेस्ट करके रखा है। लेकिन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो इन्वेस्ट और सेल और बाई और सेल किया है उसका 500 का लॉस है। तो ये किसके साथ हो सकता है? ये अनलिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर, बिकॉज ट्रू ओनर है रे बाबा, ट्रू ओनर के साथ कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन जब अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का केस ऐसा नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में अगर एज ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर नॉर्मली रेगुलर इशू बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर मानो कि रिलायंस प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है, अगर इशू कर रहा है रिलायंस प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर का खेल कुछ ऐसा, रिलायंस आपको बोलता है कि मुझे प्रेफरेंस शेयर चाहिए और मैं बदले में आपको, अगर आप मुझे 1 लाख देते हो, अगर आप मुझे 1 लाख देते हो, इन्वेस्ट करते हो रिलायंस पे, तो रिलायंस आपको 15% रिटर्न मस्ट 15% रिटर्न देगा। चाहे कंपनी का सिचुएशन कुछ भी हो, आपको ये 15% दे ही देगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इससे 1 पैसा ज्यादा नहीं, इससे 1 पैसा ज्यादा नहीं। 15% मतलब आप अगर 1 लाख इन्वेस्ट किए तो आपको कितना मिलेगा? 15,000।
आप सोचते हो भाई बैंक से तो ज्यादा मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस वगैरह से, LIC से तो ज्यादा मिल रहा है, तो ठीक है, अच्छा ही है। लेकिन यहाँ पर सोचो, आप पर शेयर में 1300 कमा रहे थे, तो अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते तो कितना कमा लेते? तो वहां पर आप इक्विटी होल्डर थे सर, इक्विटी को लॉस प्रॉफिट दोनों लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप क्या हो, यहाँ पर आप प्रेफरेंस वाले हो, आप कंपनी का सिर्फ प्रेफरेंस लेते हो, ठीक है, कंपनी का लॉस नहीं लेते, इसलिए आपको क्या कहा जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर आपको कंपनी प्रेफरेंस शेयर देते हैं तो आप कंपनी का सिर्फ भलाई के साथ हो, बुराई के साथ नहीं, कंपनी भी आपको उसी हिसाब से ट्रीट करता है सर, 15% का प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। तो ऐसा भी प्रेफरेंस शेयर होता है कंपनी में, जिसको बाद में इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसको बाद में इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसका एक अलग वैल्यू है। ये आप लोग पढ़ाई करने के साथ साथ जितना आप लोग कंपनी लॉ, ठीक है, एंड कंपनी अकाउंट समझोगे, ये दोनों समझ जाओगे ना, तो किस तरह से अकाउंट्स मतलब प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट किया जाता है इक्विटी शेयर्स में, यही सब तो आप लोगों को करना है आगे जाके, ठीक है, कि कन्वर्जन का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, यही सब आगे सीखने वाला चीज है। जैसे जैसे आप लोगों का स्टेज बढ़ता जाएगा आप यही सब सीखोगे। तो क्या ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बस हाँ या ना में जवाब देना। थैंक यू सर। तो ये जो टोटल शेयर कैपिटल का बात हुआ था एसोसिएट कंपनीज में, ये टोटल शेयर कैपिटल में पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल भी है और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। तो ऐसा होता है एसोसिएट कंपनी, ठीक है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, ये सारा का सारा जो हम लोग लास्ट क्लास का चर्चा था, ये लास्ट क्लास में मैंने नहीं बताया था, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। चलो, ये ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर अगर आपको समझ में आ गया तो चलो आगे का चर्चा कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, ये क्या होता है एक्सेस टू कैपिटल? Listed company, as per the definition given in the section 5 subsection 2 subsection 52 of the Companies Act 2013, it is a company which has any of its securities listed on any recognized stock exchange. Listed company का मतलब यही है कि recognized stock exchange में listed होना पड़ेगा। recognized stock exchange मतलब सर, इंडिया में ऐसे एक टाइम पे बहुत सारा स्टॉक एक्सचेंज था, लाइक कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, आज भी है, सिर्फ ऑफिशियल कुछ काम करते हैं वेस्ट बंगाल रिलेटेड, लेकिन अदरवाइज कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, इसका अभी एज सच कोई वैल्यू नहीं है एक्सचेंज के हिसाब से। इंडिया में अभी जो दो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, वन इज कॉल्ड BSE, अनदर इज कॉल्ड NSE। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देखो ये देखो यहाँ पर NSE दिख रहा है ना, NSE का मतलब है रिलायंस का, ये जो स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है ये NSE का है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं रिलायंस शेयर प्राइस इन BSE, तो वो भी दिखाएगा आपको। कोई कंपनी सिर्फ NSE में भी लिस्टेड हो सकता है, कोई कंपनी सिर्फ BSE में भी लिस्टेड हो सकता है। जैसे कि अगर आप देखते हो ज्यादा वैल्यू में डिफरेंस नहीं है। NSE में क्या दाम था सर? NSE में दाम था 1880 और BSE में दाम कितना है से 1878, जस्ट वो 1.50 का, ₹1.5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये इसका अलग कुछ खेल है, लेकिन बेसिकली आपको अगर जो बेसिकली समझना है दैट इज, ये देखो क्या लिखा है, बॉम्बे, ठीक है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इसी नाम से लिस्टेड है इसका, बॉम्बे। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज BSE में लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। एक्चुअली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। पहले ना सब प्राइवेट लेवल में बिजनेस चलता था इंडिया में, ब्रिटिश लोग जब यहाँ पर थे बिजनेस लेवल में, वहां उनका जो बिजनेस कॉन्सेप्ट काफी डेवलप था। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का वन ऑफ द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है। मे बी कभी कभी कहा जाता है, हो सकता है कि टोक्यो एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो इन जापान एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज एक साथ मार्केट में आया था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का वन ऑफ द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज भी है गवर्नमेंट कंट्रोल के साथ, कुछ प्राइवेट कंट्रोल भी है, ठीक है। लेकिन NSE जो है इट्स अ फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल, और इसका भी कंट्रोलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही है, लेकिन अभी भी कुछ प्राइवेट पार्टी है जो आज भी BSE में अपना बिजनेस को चलाते हैं। और BSE अपने खुद में भी एक कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है।
ठीक है। तो जो भी हो, ये सब सारा का सारा मैटर मैं स्टॉक मार्केट में आपको बता सकता हूं, लेकिन फिलहाल आपको इसलिए मैं बार बार स्टॉक मार्केट रिलेटेड बातें कर रहा हूं क्योंकि लॉ है, कंपनी लॉ है, और कंपनी लॉ में अगर मैं कंपनी के बारे में आपको ना बताऊं, अगर मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा भी ना बताऊं तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो इसलिए मुझे बताना जरूरी है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर बार बार शेयर क्यों बता रहे हैं। आप खुद ही देख पा रहे हो ना, हर केस में शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल, शेयर मार्केट बार बार आ रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉ का खेल है। बिना कंपनी लॉ शेयर मार्केट चल नहीं सकता, ठीक है, इसलिए बार बार आ रहा है सर, बार बार। ओके सर, समझ में आया। तो लिस्टेड कंपनी समझ में आ गया ना सर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा, जैसे कि बीएसई एनएसई में लिस्टेड होता है इंडिया में मैक्सिमम कंपनी। ओके सर, where is the word securities as per the section 281 of the Companies Act 2013 has been assigned the same meaning as defined in clause H of the section 2 of the Securities Contract Regulation Act 1956। मतलब कंपनीज एक्ट 281 में भी सिक्योरिटीज के बारे में जो लिखा हुआ है, मतलब सिक्योरिटी मार्केट कहते हैं ना सर। सिक्योरिटी मार्केट मतलब वहां पर सिक्योरिटी गार्ड मिलता है क्या? नहीं रे बाबा। सिक्योरिटी मार्केट मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मार्केट मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है, जो फाइनेंस का मार्केट है इंडिया में उसका। आप लोग तो वही बनने वाले ना, बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने वाले हो। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट के लिए जो मार्केट बना हुआ है उसको सिक्योरिटी मार्केट कहते हैं। तो द वर्ड सिक्योरिटीज इन 281 कंपनीज एक्ट में जो बताया गया है, सेम टू सेम सेक्शन क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 2 में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट 1956 में भी बताया गया है। ओके। अनलिस्टेड कंपनी मींस कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, मतलब जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ऐसा काफी कंपनीज है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, जैसे कि पेटीएम, जैसे कि फ्लिपकार्ट, पेटीएम, फिर मतलब बिग कंपनीज है लेकिन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। बिग बास्केट प्राइवेट कंट्रोल में चलता है सर, ठीक है। फ्लिपकार्ट, पेटीएम, बिग बास्केट, और बाकी ऐसा कंपनी तो आपको गोली मतलब अली गली में मिलेगा सर, गली चौराहे में मिलेगा प्राइवेट कंपनी, ठीक है, जो लिस्टेड नहीं है, ठीक है। या फिर कोई सरकारी कंपनी भी हो सकता है जो लिस्टेड नहीं है। तो जरूरी नहीं कि हर कंपनी लिस्टेड हो जाए, इट्स नॉट मैंडेटरी लिस्टेड करना। लिस्टेड वो करना चाहता है जिसको पब्लिक के पैसे से बिजनेस करना हो। कौन लिस्टेड करना चाहता है? जिसको पब्लिक के पैसे से बिजनेस करना हो, मतलब दे वांट टू रेज कैपिटल फ्रॉम द मार्केट, जिसको मार्केट से कैपिटल रेज करना है। सर क्या शेयर मार्केट में लिस्टेड होने से ही कंपनी को पैसा मिल जाता है? ऐसा सच में होता है? चलो एक कंपनी ऐसा भी दिखाते हैं जिस कंपनी का मार्केट में लिस्टेड है लेकिन कोई सच मार्केट में वैल्यू नहीं हुआ है, क्योंकि उतना ज्यादा लोग शेयर को परचेज नहीं करना चाहता, उतना डिमांड नहीं क्रिएट हुआ है। जैसे कि एक कंपनी का नाम प्रिया, ऐसा कोई कंपनी का नाम बताओगे प्लीज? प्रिया को मेरा आवाज आ रहा है? प्रिया हाँ सर आ रहा है। ऐसा कोई कंपनी बताओ ना जिसका उतना वैल्यू अप एंड डाउन नहीं होता है, काफी लो प्राइस में है। सर आलोक इंडस्ट्री। आलोक इंडस्ट्री, ओके ओके, म्यूट कर लो। ये देखो, चलो आलोक इंडस्ट्री का शेयर देखो, इसका आज का देखो तो आज काफी ज्यादा अप एंड डाउन हुआ है। 41 से 44 पहुंच गया था, 45, ठीक है, फिर से फ्लैट हो गया। इसका मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में मार्केट में आप डिमांड सप्लाई क्रिएट हुआ था। इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो डिमांड सप्लाई क्रिएट हुआ था, लेकिन उसके बाद नो डिमांड सप्लाई, मतलब नो वन, मतलब कोई या तो कोई सिर्फ बाई कर रहा है या तो सिर्फ सेल कर रहा है, या तो सिर्फ बाई कर रहा था या फिर सेल कर रहा था। मतलब दोनों एक साथ नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों एक साथ चलता है ना तभी जाके अप एंड डाउन होता है। अगर आप इसका अगर आप लास्ट 6 मंथ्स का भी डेटा देखो, ये देखो गजब का डेटा है इसका। 1 ईयर का 5 साल में देते तो और फ्लैटर है, मतलब बहुत ज्यादा हलचल नहीं है बिजनेस में इसका, ठीक है, जैसे कि रिलायंस का आपको दिख रहा था, ठीक है। तो जिस बिजनेस में उतना ज्यादा मतलब लिस्टेड होने से ही उसको बहुत पैसा मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, समय लगता है सर, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस पर्सपेक्टिव, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट ऑफ दैट बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन द सर्विस ऑफ दैट बिजनेस, ठीक है, फ्यूचर ऑफ दैट बिजनेस, तो उस पर डिपेंड करता है। फिर भी इसका अच्छा, ऐसा भी कंपनी है 1 रुपया 2 रुपया दाम है, ऐसा भी कंपनी है, ऐसा भी कंपनी है जिसका शेयर का वैल्यू 1 रुपीज, 2 रुपीज, 10 पैसा, 20 पैसा, ऐसा भी कंपनीज है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने से ही पैसा मिल जाएगा, पब्लिक का फेथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी हो, अनलिस्टेड का मतलब समझ में है, इतना काफी। मींस द कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है।
ओके सर, समझ में आया सर। सर अदर कंपनीज है कुछ, अदर कंपनीज बोले तो सर गवर्नमेंट कंपनी, किसको कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी? सेक्शन 245, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन व्हिच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, नॉट लेस देन 51 मतलब मिनिमम 51 तो हेल्ड होना ही पड़ेगा, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिनिमम 51% शेयर कैपिटल होल्ड करना है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों मिलके, या फिर पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट, पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट, तब जाके उस कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। तो सर ऐसा कोई कंपनी का नाम बताओगे? हाँ सर बताते हैं ना, जैसे कि आप अगर नाम सुने हो तो सेल, आप अगर नाम सुने हो तो भेल, आप अगर नाम सुने हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी गवर्नमेंट है और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, हाँ, और ऐसा भी कुछ कंपनी है सर जो स्टॉक सर आवाज नहीं मिल रहा। हेलो, हाँ सर आवाज चला गया था। नो, अभी आ रहा है? हाँ सर आ गया। ओके ठीक है। कौन सा बात लास्ट सुने थे? सेल भेल, अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको कि कंपनी सरकारी है, कंपनी सरकारी है मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। जैसे कि सेल का सर फिर गया। मतलब शेयर प्राइस देखने से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एकदम एकदम यहाँ पर देखो क्या लिखा है। हम लोगों का डेफिनेशन, अभी जो हम लोगों ने डेफिनेशन देखा उसके साथ मैच कराओ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज एन इंडियन स्टेट ओन्ड स्टील मेकिंग कंपनी बेस्ड इन न्यू दिल्ली। स्टेट ओन्ड स्टील मेकिंग मतलब स्टेट गवर्नमेंट का होल्डिंग है न्यू दिल्ली में, इंडिया। इट इज a public sector undertaking owned and operated by the central government of India with an annual turnover of 66,267 crore of the fiscal year 1819 and incorporated on 24th January 1974. SAIL has 69,808 employee। बहुत बड़ा कंपनी है सर, बहुत बड़ा कंपनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना स्टेक है इसमें? बाप रे बाप, बहुत स्टेक है सरकार का, 74% सर, 51% तो नाम का बात है। 74.9% स्टेक है इसका। स्टेक का मतलब शेयर होल्डिंग। सेल में गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है 74.9%, ठीक है। इसका शेयर का प्राइस चल रहा है 36.85 करेंटली, करेंट मार्केट प्राइस, अप डाउन होता रहता है। वो बार बार क्या दिखाना है सर आपको, बेसिकली मैं मैटर समझाना चाहता हूँ। तो ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है लेकिन गवर्नमेंट भी है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी भी है एज वेल एज स्टॉक मार्केट में भी है, गवर्नमेंट का भी है स्टॉक मार्केट में भी है। तो दोनों हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पब्लिक है, क्योंकि अगर कंपनी सरकार का है तो भी पब्लिक का, अगर कंपनी स्टॉक मार्केट में है तो भी पब्लिक का। सर क्या प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी हो सकता है? हाँ, रिलायंस प्राइवेटली ओन्ड है, रिलायंस का जो ओनर है सरकार तो नहीं है, प्राइवेटली ओन्ड है, लेकिन फिर भी वो अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो उसको भी हम लोग पब्लिक कहेंगे, क्योंकि वो पब्लिक के पैसे से बिजनेस कर रहा है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने से ही प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक, गवर्नमेंट तो पब्लिक ऐसे भी है। अगर कोई कंपनी सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी है लेकिन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, आपको ऐसा दो कंपनी दिखाते हैं, प्रोनाउंस काइंड ऑफ सेम, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, दो ऐसा कंपनी दिखा रहे हैं, हडको, ये कंपनी देखो, हडको सरकार का है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हडको। एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड है, 36.35 इसका शेयर प्राइस है करेंटली, ठीक है। इट्स अ गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन इन इंडिया, वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन। कितना शेयर होल्डिंग है वो डेटा यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं है। सर कहना क्या चाहते हो? तो ये कंपनी गवर्नमेंट का है एज वेल एज स्टॉक मार्केट लिस्टेड है,
ऐसा ही सिमिलर प्रोनाउंस में और एक सरकारी कंपनी दिखाता हूं, जस्ट वेट। अगर हार्डको देख लिए तो और एक कंपनी देखो, हिडको। हिडको, ये जो लोग न्यू टाउन में जानते हो, ये कोलकाता में रहते हो जो लोग, उनको पता है ये हिडको। ये हिडको भवन है, ये न्यू टाउन में है सर। बिल्डिंग देख रहे हो ना सर, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है, ये भी सरकार का है। सरकार मतलब कोई भी सरकार का हो सकता है ना, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी हाउसिंग डेवलपमेंट ही है, मतलब वो हार्डको जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और ये हिडको जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का है। हिडको भवन है अपने न्यू टाउन में। ये जो पूरा न्यू टाउन बना है ना कोलकाता में, ये न्यू टाउन बनाने का जो अथॉरिटी है इसी का है। हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हिडको, इसी ने पूरा न्यू टाउन को डेवलप किया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है एक्शन एरिया 1 न्यू टाउन में। तो कहना क्या चाहते हैं सर? सर ये भी, ये देखो ओनर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, दिख रहे हैं सर, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये भी गवर्नमेंट है पर स्टॉक मार्केट में नहीं है सर, स्टॉक मार्केट में नहीं है। लेकिन क्या सर इसको पब्लिक कह सकते हैं? हाँ, इट्स अ पब्लिक कंपनी, दिस इज अ पब्लिक कंपनी, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है ना सर, इट्स अ पब्लिक कंपनी। बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, हार्डको हिडको का कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर। आप लोगों को हर चीज का एकदम रियलिटी बता रहा हूँ, जो एकदम मार्केट में हो रहा है, चल रहा है, जो भी है सिनारियो में। मैं जितना हो सकता है कोशिश कर रहा हूँ सर। आई होप आप लोग एंजॉय करते हो, जो भी हो। सर इवन इको पार्क जो बनाया वो हिडको ही नहीं बनाया है। हाँ हाँ, इको पार्क भी हिडको ही बनाया। वेरी गुड सर। ये कोलकाता में जो इको पार्क है ना, द फेमस डेस्टिनेशन, कोलकाता का सबसे फेमस डेस्टिनेशन सर, ठीक है, वो इको पार्क भी हिडको नहीं बनाया। पूरा न्यू टाउन ही हिडको ने बनाया, पूरा न्यू टाउन, द होल न्यू टाउन इज बिल्ड बाय हिडको, बट इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, बट ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। बट क्योंकि ये गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है। क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है, लेकिन गवर्नमेंट होने से ही पब्लिक, क्योंकि सरकार का पैसा किसका सर? सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा, सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा। तो पैसा जहां पब्लिक का है वो पब्लिक लिमिटेड कह सकते हो, लेकिन वो पब्लिक है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी होने से भी पब्लिक, स्टॉक मार्केट लिस्टेड होने से भी पब्लिक। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि गवर्नमेंट कंपनी किसको कहते हैं। ठीक है, मिनिमम फीचर्स देख लो सर। अब तो पूरा स्टोरी एकदम पानी बराबर हो गया होगा, एकदम पानी बराबर। एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल सरकार का होना चाहिए। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरा का पूरा हो सकता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है, और कोई यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट भी हो सकता है। एक्चुअली यूनियन टेरिटरी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि दिल्ली क्या है? इंडिया में कितना यूनियन टेरिटरी है सर? इंडिया में कितना यूनियन टेरिटरी है? इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरी है। जानते हो इंडिया में कितना कितना यूनियन टेरिटरी है, कहाँ कहाँ? हाँ सर, एक बार दिखा दो, एकदम आंखों देखी हो जाना चाहिए। चलो सर, आंखों देखी हो जाना चाहिए। इंडिया में इंडियन टेरिटरी 9 तो है, कहाँ कहाँ है? कहाँ कहाँ सेंट्रल रूल चलता है, लेकिन वहां का लोकल है वो। ठीक है, लेकिन वहां सेंट्रल रूल चलता है। दूर, बहुत दूर है दिल्ली से, दिल्ली से बहुत दूर, लेकिन चलता है सेंट्रल रूल। ऐसा है सर, इसे सिस्टम में भी इंडिया को बनाया गया। ये इंडिया का पॉलिटिकल सिनारियो है, आप लोग बचपन से ज्योग्राफी में पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, लेकिन इसका मतलब कभी नहीं समझे। जीएसटी पढ़ोगे ना, एग्जीक्यूटिव में आओ या इंटर लेवल में आओ, ठीक है, तो जब जीएसटी पढ़ोगे ना और अच्छे से समझ में आएगा यूनियन टेरिटरी क्या होता है। बिकॉज यूनियन टेरिटरी का अलग जीएसटी भी मतलब चार्ज किया जाता है। 9 है, हम लोग 9 फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ कहाँ 9 यूनियन टेरिटरी है। फटाफट दिखा दो सर, इतना टाइम नहीं है। ये देखो सर, कहाँ कहाँ रे बाबा, मेरे को भी नहीं दिख रहा है। ये देख रहा है अंडमान एंड निकोबार। हेलो, अंडमान निकोबार बंगाल से कंट्रोल होता है, मतलब यहाँ का हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट है। अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट, इसका जो भी केसेस है ये बंगाल कोलकाता कोर्ट है सर, कोलकाता हाई कोर्ट से कंट्रोल होता है। ठीक है, लेकिन ये यूनियन टेरिटरी है, सबसे फेमस यूनियन टेरिटरी, इंडिया का जान, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया। ओके, इधर एक है पौंडीचेरी, तमिलनाडु के नीचे है थोड़ा सा।
तमिलनाडु के थोड़ा नीचे है, अगर मैप में नहीं शो होता है मैं आपको एरिया जरूर दिखा दूंगा। ऐसा कुछ सिचुएशंस में है पौंडीचेरी, ऐसा लाइन में, ठीक है। पौंडीचेरी वो भी एक फेमस यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अच्छा इधर है आपका, थोड़ा सा इधर जाओगे ना, थोड़ा सा हटोगे इधर, इधर आपको दिखेगा ये लाक्षाद्वीप, ठीक है। लाक्षाद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, कुछ ऐसा ऐसा पैटर्न में है। यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा है सर, वो जूम करने से आप खुद भी देख सकते हो। दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप का ऐसा कुछ पॉइंट्स में है, ठीक है। इधर भी है, मुंबई से भी थोड़ा दूर में भी कुछ पॉइंट्स है इधर में, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली। तो इस तरह से इंडिया में करीब करीब टोटल 9 है, और 2 अभी बना है सर, 2 यूटी अभी बना है ऊपर। कहाँ सर? यहाँ एक है जम्मू, एक है जम्मू और एक है लद्दाख। रिसेंट है सर, ये स्टेट था, पूरा जम्मू कश्मीर स्टेट था, अभी ये जम्मू कश्मीर स्टेट को हटाया गया सर। इसमें से ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, इसको जम्मू नाम दिया गया सर, और इसको ये लद्दाख पार्ट है, इसको लद्दाख दिया गया। ये दोनों यूनियन टेरिटरी है, ये भी यूटी, ये भी यूटी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई सरकार का कंट्रोल है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सर? तो इस तरह से 9 यूनियन टेरिटरीज इंडिया को मेनली कंट्रोल करते हैं, और बाकी तो है स्टेट्स एंड सेंट्रल्स। हर एक बात इंपॉर्टेंट है सर, हर एक मैटर। बचपन का जियोग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, बचपन का हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, बचपन का एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हो ना, जो लोग यूपीएससी वगैरह का एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ाई करते हैं, उनको आधा से ज्यादा चीज तो बचपन का पढ़ना पड़ता है, जानते हो। हाँ, क्लास 1 से लेके जो लोग यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जाम का प्रिपरेशन लेता है ना, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक जो पढ़ा है ना, वही उनका सबसे ज्यादा सब्जेक्ट मैटर है। और हम लोग अगर इसी टाइम पे अगर जरा अच्छे से पढ़ता ना, तो हम लोग के लिए भी अच्छा होता, ठीक है। तो 1 से 12 का नॉलेज को एकदम खाली मत जाने देना, ठीक है। ये कोई छोटा बात नहीं है, ठीक है सर। कंपनी लॉ बता दो। ओके सर, तो पार्टली सीजी पार्टली स्टेट समझ में आ गया। फॉरेन कंपनी बता दो सर, क्या है फॉरेन कंपनी? अरे बाबा, जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है सर, ऐसा कंपनी क्या है? बहुत है। इट मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया has a place of business in India, whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode. अरे इलेक्ट्रॉनिक मोड में कौन बिजनेस करता है इंडिया में? नाम बताओ। Amazon। फिजिकली कहीं Amazon का स्टोर देखे हो? गूगल, फेसबुक, कोई और कुछ नाम बोल रहे थे, क्या नाम बोल रहे थे? बोलो ना, आवाज प्रॉपरली नहीं आया। আমি মিন্ত্রা বললাম, ওটা তো মিন্ত্রা তো ফেসবুক এই ফ্লিপকার্টে। ও মিন্ত্রা ওটা ফ্লিপকার্টের, ওটা इंडियर, ठीक है। तो अमेजन, गूगल, फेसबुक, ठीक है, ये सब कंपनी से डिजिटल मोड में बिजनेस करता है। इसका कोई आपको इसका ऑफिस दिख जाएगा आपको, ठीक है। गूगल का ऑफिस दिख जाएगा आपको, यहाँ पर सॉल्ट लेक में भी है, अगर इसका नोएडा में ऑफिस है, मुंबई में ऑफिस है, ठीक है, इसका दिख जाएगा आपको। फेसबुक का भी बैंगलोर में ऑफिस है, अमेजन का भी ऑफिस है, नोएडा में है, ठीक है, और आपका बैंगलोर में भी है। तो इस ऑफिस दिख जाएगा, लेकिन जो मेन बिजनेस है यहाँ पर जाके कोई बाइंग सेलिंग नहीं होता, जस्ट अ कंट्रोलिंग ऑफिस, ठीक है। तो पॉइंट आपको क्लियर है ना सब? फॉरेन कंपनी का मतलब जो कंपनी, ये सब कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है? अरे बाबा, अमेजन, फेसबुक, गूगल सब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है सर। यहाँ पर नहीं बना है सर, दिखा दो थोड़ा सा, आंखों देखी, एकदम आंखों देखी हो जाना चाहिए, फटाफट बताओ। क्या दिखे? अमेजन देख लो, वर्ल्ड का बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी है अभी। अमेजन का शेयर प्राइस दिखा दो सर। ओके सर, अमेजन का शेयर प्राइस आप परचेज नहीं कर सकते अमेजन का शेयर। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन में लिस्टेड है, यहाँ का नहीं है। तो कर सकते हो फॉरेन, उसके लिए अलग है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट वगैरह से करना पड़ेगा। ये देखो नैस्डैक, यूएस का ही एक स्टॉक एक्सचेंज है। यूएस में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है नैस्डैक, एक है एनवाई, मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये 3176.26 यूएस डॉलर अमेजन का एक शेयर का दाम चल रहा है, ठीक है। इट्स अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी बेस्ड सेटल that focus on e-commerce, cloud computing, digital streaming, and artificial intelligence. It is considered one of the big 4 technological company along with Google, Apple, and Microsoft. Google, Apple, Microsoft के साथ Amazon को एक साथ काउंट किया जाता है। Who is the owner?
जेफ बेजोस सीईओ है 96 से, इसी ने बनाया है कंपनी को, फाउंडर भी है यही फाउंडर है, यही सीईओ है। ठीक है, तो जो भी हो समझ में आया ना सर, यूएस का कंपनी है लेकिन इंडिया में बिजनेस तो करते हैं, फॉरेन कंपनी है। चलो सर समझ में आ गया, एकदम भर भर के समझ में आ गया, बहुत ही मजेदार है, आसान भी है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा ये सब सेक्शन थोड़ा याद रखना सर प्लीज, सेक्शन याद रखना, मजाक नहीं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, सेक्शन 8 कंपनी, अगर कोई कंपनी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के साथ आता है ना बिजनेस, मतलब बिजनेस तो करेगा नहीं, चैरिटी में बिजनेस नहीं है ना, चैरिटी मतलब चैरिटी, चैरिटी मतलब चैरिटी, किसी के लिए सेवा भाव रख के अपना काम करना। ठीक है, तो अगर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए कोई कुछ अपना एस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं तो उसको सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं। सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज व्हिच आर फॉर्म टू फर्स्ट प्रोमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। क्या क्या हो सकता है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में? कॉमर्स प्रमोट कर सकते हैं, आर्ट प्रमोट कर सकते हैं, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कुछ भी बना सकते हो। सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट, ये कंपनी प्रॉफिट जरूर कर सकता है सर, इसको प्रॉफिट करने में कोई बाधा नहीं है। ठीक है, आप लोग एक अकाउंट्स करते हो, एनपीओ और एनटीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, दोनों नाम से किताब में लिखा रहता है स्कूल लेवल में, दोनों नाम से किताब में लिखा रहता है स्कूल लेवल में। ज्यादा पॉपुलर ये है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। प्रॉफिट तो ये करेगा लेकिन इसका प्रॉफिट कहाँ जाना चाहिए? इसका प्रॉफिट जाना चाहिए प्रोमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, मतलब जिस पर्पस के लिए बना है ना उस पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। सर कहना क्या चाहते हो? सिंपल कहना है सर, मतलब अगर आप कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो तो आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का जो लोग है ना, मतलब वो जैसे हम लोग कुछ और ही देखते हैं लेकिन ऐसा नहीं दिखना चाहिए। एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या चेयरमैन है या फिर जो लोग उसका मेंबर्स है वो ऑडी मर्सिडीज में घूम रहा है, इट्स नॉट लुकिंग गुड, इट्स नॉट साउंड गुड। ठीक है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के अच्छा खासा पैसा है, जानते हो आजकल ना मैक्सिमम लोग ना यही करते हैं। क्या बिजनेस करेगा, उससे अच्छा है ना मतलब नाम के वास्ते एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना दो, अच्छा बिजनेस है। ठीक है, सरकार को भी पता नहीं चलता, अच्छा फंडिंग मिल जाता है, इनको तो सब फंड देता है ना, इन लोगों को सब फंड आता है। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, फंड आता है और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। फंड आया तो इनकम, और कहाँ कहाँ एक्सपेंस किया, नॉर्मली एक्सपेंस कहाँ करना चाहिए? अपना ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, कॉमर्स रिलेटेड, आर्ट्स रिलेटेड, साइंस रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड, एजुकेशन, रिसर्च रिलेटेड, सोशल रिलेटेड, रिलीजियन, धर्म के ऊपर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इज देयर। अगर रिलीजियन अगर ह्यूमैनिटीज के लिए हो नो प्रॉब्लम, लेकिन रिलीजन अगर मारने के लिए, काटने के लिए हो तब तो सबसे पहले बंद करना चाहिए। ठीक है, जो रिलीजन दूसरे को छोटा करता है ना वो रिलीजन नहीं, ये चीज आप हमेशा याद रखना, क्योंकि ये बहुत बड़ा बाइफर्केशन चल रहा है, लोगों को ना भड़का जा रहा है, आप लोग इसको ध्यान रखना। रिलीजन का मतलब होता है कि जब इंसानियत उसमें हो, और जो एक मतलब जो हर एक को ह्यूमैनिटीज के साथ बांधते हैं, और जो रिलीजन किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, वो होता है रिलीजन। ठीक है, अगर कोई इस तरह का बात करता है तो उसको रिलीजन का मतलब ही नहीं आता। ठीक है, मैं खुला बात करना पसंद करता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ। चैरिटी, चैरिटी क्या है सर? आप समझते हो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करना, ये भी बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो इस तरह का कुछ भी करो, लेकिन आजकल लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सर, बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन जो भी हो, इसको ऑब्जेक्टिव में इसको अपना खर्चा करना चाहिए। एंड प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर, ये अपना प्रॉफिट का पार्ट, डिविडेंड कहाँ होता है? डिविडेंड का मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट। एनपीओ का प्रॉफिट होगा लेकिन उसका डिविडेंड मेंबर पे नहीं जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में जाएगा। और मेंबर लोगों को क्या मिलेगा सर? कुछ नहीं, वो जो थोड़ा सा जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से अपना बस गुजारा हो जाए, बस सर्वाइवल हो सकता है। बट यहाँ पर तो लग्जरी चलता है, मैं देखा हूँ बहुत सारा, आप लोग भी जानते हो। सर्वाइवल नहीं सर, यहाँ लग्जरी है सर, कंपनी बिजनेस करके, प्रॉफिटेबल बिजनेस करके, वो लग्जरी नहीं है, एनपीओ बना के जो लग्जरी है। जो भी हो, कुछ फेमस सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में बताओ सर। फीकी, एसोचेम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन, सीआईआई, सीआईआई का फुल फॉर्म अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। सीआईआई मतलब क्या बताना चाहते हैं?
ओ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, आई एम सॉरी, एकदम याद नहीं आ रहा था मुझे, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत फेमस है ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। फीकी का नाम मैंने यहाँ पर आया, फीकी क्या है सर? फीकी बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा काम करने का कोशिश करता है। FICC आई, हाँ फीकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये है फीकी। ये देखो, मेरे यहाँ से जो लोग गूगल का सर्टिफिकेशन लिए हो, गूगल के डिजिटल मार्केटिंग का जो फंडामेंटल सर्टिफिकेशन जो लिए हो, मैंने बताया था बहुत लोगों को करने के लिए, अगर उनके पास अभी भी है, कोई है यहाँ पर जिन्होंने लिया है, उनके सर्टिफिकेट में फीकी का लाइसेंस भी है। मतलब गूगल का जो डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट को प्रमोट भी किया था फीकी ने, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। काफी पावरफुल है, ये सब सर्टिफिकेशंस भी पावरफुल है, नॉलेज भी पावरफुल है। लेकिन ये बेसिकली क्या करते हैं, इंडिया में बिजनेस को ग्रोथ करने में काम करते हैं, और इनका जो भी प्रॉफिट आते हैं, ठीक है, इसका फाउंडर है घनश्याम दास बिरला पुरुषोत्तम दास। ठीक है, मतलब बिरला का जो ओनर है ना, उसी ने बनाया था ये फीकी का। ठीक है, ताकि इंडिया में ओवरऑल बिजनेस डेवलपमेंट हो। इट इज द लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट एंड द एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इट इज द लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट एंड द एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसके एडवाइस में बनाया था जानते हो फीकी? एस्टेब्लिश्ड इन 1927 ऑन द एडवाइस ऑफ द महात्मा गांधी बाय GD बिरला। GD बिरला का नाम आप लोग सुने हो? बिरला का नाम जब भी आता है GD बिरला का ही नाम आता है। यही है GD बिरला, घनश्याम दास बिरला पुरुषोत्तम दास, जो भी हो। समझ में आया ना सर? NPO का काम क्या है? उस अपने ये बेसिकली किस चीज को प्रमोट करते हैं? कॉमर्स को प्रमोट करता है। आप लोगों का फील्ड सर, प्राउड करो और फीकी के बारे में और जानो और यहाँ से अपना बेनिफिट उठाओ। थैंक यू सर बताने के लिए। करना तो कुछ है नहीं, आपका काम है पढ़ाना, आप पढ़ा दो। हमारा काम है भूल जाना, हम भूल जाएंगे, कोई बात नहीं सर। कोई भूलते नहीं है सर, सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। जरूरत जब होगा ना, तो कहाँ से सब कॉन्शियस माइंड से ना कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। इंसान को सब चीज का याद होता है जरूरत में, बिना जरूरत में कोई चीज का याद नहीं आता। आज आप लोग बच्चे हो, छोटे हो, उम्र में ज्यादा नहीं हो, बच्चे अकल के कच्चे। लेकिन जब अब बच्चे से बूढ़ा, मतलब थोड़ा ओल्ड एज हो जाओगे, तो अकल भी आपका बूढ़ा हो जाएगा। तो जैसे ही आपका अकल कच्चा से पक्का हो जाएगा ना, तो आपको ये सारा का सारा बात इतना याद देगा ना, इसका मैं दावे से कह सकता हूँ, बहुत याद आएगा। जो भी हो, फीकी एसोचैम समझ में आया। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू द लाइसेंस, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू द लाइसेंस, ये सेक्शन 8 कंपनी करते हैं। सेक्शन 8 को जो पावर ऑफ, ये सेक्शन 8 का बहुत मुश्किल है सर। सेक्शन 8 बना के डुप्लीकेसी बहुत हो जाता है। अब बात को समझना, सेक्शन 8 कंपनी में ना बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन है, क्योंकि बहुत लोग अपने आप को, आप लोग जानते हो ना, इंडिया में सिंपल, मतलब बात बात में मंदिर बना के, ठीक है, बात बात में मंदिर बना के क्या इनकम हो जाता है। आई एम नॉट, मतलब विथ ऑल रिस्पेक्ट टू दी रिलीजन, ठीक है, बट ये भी एक रोजगार का, मतलब कुछ काम धंधा है नहीं। एक मंदिर डेवलप कर दो, या फिर एक कुछ नहीं तो एक काला पत्थर, ठीक है, एक काला पत्थर में टीका लगा दो। जैसे काला पत्थर में टीका लगा दो तो शिव जी मान लो, ठीक है। शिव जी का मतलब ही नहीं पता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिवा, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिवा ये नहीं पता, लेकिन काला पत्थर जैसे ही बना के वहां पर देख लो तो चालू हो जाते हैं, और फिर उसका बिजनेस चालू हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि इंडिया में ना ये गलत तरीके से इनकम करने का ना काफी वे आउट निकाल लेते हैं। तो इस तरह का अगर सिंपल मंदिर वगैरह तो फिर भी चलो थोड़ा सा छोटा मोटा बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ना एनजीओ बना के डुप्लीकेसी करते हैं। इसलिए इसका लाइसेंस में ना काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, काफी रूल्स रेगुलेशन टफ है, ठीक है, नॉर्मल लेवल में। तो देखो क्या टफनेस है इसमें। Section 8 allows to the central government to register such person or association of person as a company with limited liability without the addition of the words limited or private limited to its name। मतलब कोई भी एनपीओ अपने नाम के आगे या पीछे ना तो लिमिटेड लगा सकते हैं ना तो प्राइवेट लिमिटेड लगा सकते हैं, by issuing license on such condition as it deems fit। The registrar shall on application register such person or association of person, या तो कोई एक पर्सन या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब बहुत सारा लोग मिलके भी करते हैं ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और एज ए कंपनी अंडर दिस सेक्शन। ऑन रजिस्ट्रेशन द कंपनी शैल एंजॉय सेम प्रिविलेज एंड ऑब्लिगेशन एज ए लिमिटेड कंपनी, है ना, मतलब इसका लिमिटेड कंपनी जैसा ही इसका ये आ जाएगा, मतलब एंजॉयमेंट आ जाएगा, क्योंकि एंटिटी अलग। लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, लिमिटेड कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, याद है ना, फर्स्ट क्लास का पॉइंट है। लिमिटेड कंपनी का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि लिमिटेड बाय शेयर्स वाला पॉइंट, मतलब अगर कंपनी में कोई लायबिलिटी आता है तो कंपनी के मेंबर पे, कंपनी का कोई लायबिलिटी आता है तो कंपनी के मेंबर पे मतलब उंगली नहीं करेगा कोई, ठीक है, उतना ही लायबिलिटी लेगा जितना के लिए लायबिलिटी वो है,
ठीक है, मतलब उसके पर्सनल प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लगा सकता। एक एनपीओ मार्केट से लोन ले ही सकता है, एक एनपीओ मार्केट से लोन ले सकता है, नो प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है। लेकिन जब मार्केट में अगर उसका वो जितना मतलब जो इसका मेंबर है एनपीओ का, ठीक है, उसका लिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। तो ऑन रजिस्ट्रेशन द कंपनी शैल एंजॉय द सेम प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन एज ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। आई होप आपको समझ में आया ये पॉइंट। ओके सर, ये तो पुराना पॉइंट है। अच्छा, ये बात है। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, एकदम उछलो मत, है ना, एकदम ज्यादा मत उछलो। क्यों उछलने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? लाइसेंस छीन लेंगे, लाइसेंस छीन लेंगे, एकदम एकदम गला दबा के छीन लेंगे अगर ज्यादा ना इधर उधर करते हो तो। क्या एनपीओ के नाम पे अगर कुछ फ्रॉड करते हो तो, पैसा लेके अपना घर बाड़ी बनाते हो, अपना गाड़ी मर्सिडीज बनाते हो, हाँ, मजाक चल रहा है क्या? एनपीओ बनाए हो, एनजीओ बनाए हो, जिसको हम लोग एनजीओ के नाम से बहुत ज्यादा जानते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ के नाम पे करोड़ों रुपए इनकम करते हो, अच्छा बात नहीं है सर, इट्स नॉट अ गुड थिंग। The central government may by order to revoke the license of the company where the company contravenes any of the requirement of the condition of the section subject to which a license is issued, or where the affairs of the company are conducted fraudulently or violate of the objects of the company or prejudicial to public interest. And on revocation, the registrar shall put limited or private limited against the company's name. मतलब अगर आपसे आपका लाइसेंस छीन लिया जाता है ना, तो आपका कंपनी के नाम पे एनपीओ तो रहेगा नहीं, उल्टा सपोज आपका नाम है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक नाम है, क्या नाम है, सोशलिस्ट, मतलब आप समाज के लिए कुछ काम करते हो, सोशलिस्ट एनजीओ, ठीक है, या एनपीओ, आपके नाम के आगे क्या जुड़ जाएगा जानते हो? एनजीओ हटा देगा और बोलेगा पीबीटीएलटीडी, मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी है, सरकार को टैक्स दे दो, ठीक है। द कंपनीज नेम इन द रजिस्टर में लिमिटेड मतलब प्राइवेट लिमिटेड लग जाएगा। बट बिफोर सच रिवोकेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट गिव इट अ रिटन नोटिस ऑन इट्स इंटेंशन टू रिवोक द लाइसेंस एंड अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड इन द मैटर। या तो आप लाइसेंस हटा दो या फिर आपको सुना मतलब मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि अचानक आके लाइसेंस छीनने से पहले आपको मौका दिया जाएगा कि आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा, आपको प्रूव करने के लिए बोला जाएगा, आप एनजीओ बना के प्रॉफिट नहीं कर सकते, इट्स रॉन्ग। ये मैक्सिमम स्कूल जो बनता है ना, स्कूल्स, ठीक है, आप लोगों को पता है ये स्कूल एनपीओ है, ये कोलकाता में बहुत बड़ा बड़ा प्राइवेट स्कूल्स है, मतलब काफी वेल नेम्ड गुडविल वाला है। लेकिन ये सब स्कूल में एक प्रॉब्लम है, ये स्कूल काफी महंगा है, कॉस्टली भी है, और उसके साथ साथ एक दूसरा प्रॉब्लम भी यही है, एक सेकेंड, ओके सुन लो एक बार, पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा। कॉस्टली भी है, और कॉस्टली के साथ साथ वो लोग काफी ज्यादा पैसा भी मार्केट से उठाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मतलब मार्केट से उठाते हैं मतलब स्टूडेंट से फीस वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। तो और उसके साथ साथ आप देखना प्रिंसिपल्स या फिर जो भी डायरेक्टर्स वगैरह है, क्या हाई फाई गाड़ी से आना जाना करता है, और काफी हाई फाई बिजनेस है। हाँ, ये मोटा मोटी 3 लाख 4 लाख के नीचे कोई कोर्स नहीं है। मतलब एक चीज दिमाग में चल रहा था कि आज के डेट में एडुकेशन लग्जरी हो गया, एडुकेशन लग्जरी हो गया। एडुकेशन एक नॉर्मल चीज है, नेसेसिटीज है, जो नॉर्मल नेसेसिटीज है, मतलब एकदम बेसिक नीड्स तो नहीं है, है ना। मतलब जैसे नॉट लाइक फूड शेल्टर एंड क्लोथ्स। आप सबको मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। ओके। आ रहे। एडुकेशन जो है, एडुकेशन फूड शेल्टर एंड क्लोथ जैसा तो नहीं है, लेकिन इट्स अ नॉर्मल नेसेसिटी। नॉर्मल नेसेसिटी एडुकेशन में लग्जरीनेस कहाँ से आता है? कल एक स्टूडेंट एक फोन किया था, एक मतलब जैसे एडमिशन्स के लिए बात करते हैं ना, तो फोन करके वो अपना मतलब जो पढ़ाई कर रहा है, मतलब जो भी उसका एजुकेशनल पढ़ाई है, मैं नाम नहीं लेता हूँ डायरेक्टली क्योंकि अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं इतना बताता हूँ कि वो जो पढ़ाई करने के लिए जो कोर्स कर रहा है, वो कोर्स में कम से कम उसका वो आर्ट्स बैकग्राउंड का है, कोर्स जो है लॉ एंड कॉमर्स का है। सवाल ये है कि कॉलेज जो है ना, बिना कोई रिक्वायरमेंट का, बिना कोई काउंसलिंग का, नथिंग, ना तो स्टूडेंट से कुछ पूछा, ना तो कुछ जाना, डायरेक्टली उससे बोला कि हाँ हाँ हो जाएगा, बस एचएस में 50% होना चाहिए। मैं नाम भी ले सकता हूँ, कुछ ऐसा कॉलेजेस है, ठीक है। आप देखोगे चारों तरफ ब्रेनवायर यूनिवर्सिटी, डैश यूनिवर्सिटी, दोज यूनिवर्सिटी, तेरा बहुत सारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी भर भर के बन चुका है। हाँ, यूनिवर्सिटी क्या इतना होना जरूरी है? सवाल है, क्योंकि इसमें सब गॉटअप केस है, सरकार के साथ सब कोई गॉटअप में है, ठीक है, सबको अपना बिजनेस बनाना है।
इधर एनपीओ है, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, हाँ ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी, एमिटी एक तो लग्जरी होटल है। लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम जब भी आता है ना, यूनिवर्सिटी मतलब क्या होना चाहिए? यूनिवर्सिटी मतलब जो इतना दिन से है, जो सच में काम करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, लाइक कलकत्ता यूनिवर्सिटी, लाइक विद्यासागर यूनिवर्सिटी इन मिदनापुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, ये सच में जादवपुर यूनिवर्सिटी, आप समझ रहे हो ना, वो सच में एनपीओ है। उनका जो भी आता है ना आप लोगों के फीस से, ये जो मैं बाद में जो यूनिवर्सिटीज का नाम लिया, इनका तो मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। लेकिन बाकी जो मैं नाम लिया ना, ये लोग एक्स्ट्रा ही प्रॉफिट करते हैं। हाँ ठीक है सर, प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट का मतलब ये नहीं कि लग्जरी में चलेगा। ठीक है, थोड़ा प्राइवेट से ज्यादा आप फीस ले रहे हो, नो प्रॉब्लम इज देयर, बट एजुकेशन में डेवलपमेंट नहीं है। मेन जो मोटिव है, ऑब्जेक्टिव कहाँ है? टॉप क्लास फैकल्टीज कहाँ है? टॉप क्लास एजुकेशन कहाँ है? नहीं है सर, नहीं है। आप लोगों में से कोई कोई हो, मेरा बात समझ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। क्या मैं गलत बोल रहा हूं सर? बताओ आप लोग। नो सर। मतलब मुझे क्या चीज का दुख लगता है जानते हो? दुख इस बात का है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन वो तो प्रॉफिटेबल एजुकेशन बना दिया। उनका प्रॉफिट है, स्टूडेंट का क्या है? स्टूडेंट का करियर बर्बाद, उनका पेरेंट्स का पैसा बर्बाद। 6 लाख 7 लाख पूरा लाइफ लॉन्ग का पूंजी बना के रखा है, 8 लाख 10 लाख 15 लाख 15 लाख 20 लाख का खर्चा करके एजुकेशन, नेट प्रॉफिट नथिंग। बिग क्वेश्चन सर, मैं जस्ट क्वेश्चन रेज कर रहा हूं क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एनपीओ वाला पॉइंट आया, और एनपीओ का ऑब्जेक्टिव में आपको दिखाया। गवर्नमेंट को बेसिकली रिवोक करना चाहिए, लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स मिलता है। टैक्स तो नहीं ले सकता ना एनपीओ से, परसेंटेज शेयर कर लेता है एडमिशन के ऊपर। जो भी हो सर, छोड़ो। ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, नॉर्मल रूल्स बताते हैं। ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, but the license is revoked, there the central government may in the public interest order that the company registered under this section should be amalgamated with another company registered under this section having similar objects to form a single company with such constitutions, properties, powers, right, interest, authorities and privileges, and such liability, duty and obligation as may be specified in the order or the company be wound up। ठीक है, मतलब जिस ऑब्जेक्टिव के साथ वो आता है, अगर वो ऑब्जेक्टिव नहीं करता है तो उसका लाइसेंस छीन लो, या फिर उसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड लगा दो, जो भी ठीक फिट होता है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा, फिर उसको बोला जाएगा कि भाई अब अपना मतलब जो भी प्रॉपर्टीज है, पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरेस्ट है, ऑथोरिटीज है, वो अपने काम पे लगाओ, अदरवाइज कंपनी को वंड अप करो। सिंपल बात। पेनल्टी एंड पनिशमेंट भी है सर, अगर कोई नहीं मानता है तो पेनल्टी एंड पनिशमेंट भी है। ठीक है, क्या पेनल्टी पनिशमेंट? इफ ए कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट लेड डाउन इन दिस सेक्शन, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद द फाइन varying from 10 लाख रुपीस to 1 करोड़ रुपीस। आप समझ पा रहे हो इतना हाई अमाउंट पेनल्टी क्यों चार्ज कर रहा है गवर्नमेंट अभी? क्योंकि सच में बहुत ज्यादा धोखा हो रहा है चारों तरफ, बहुत ज्यादा। नहीं तो इतना फाइन चार्ज करने का क्या जरूरत था? 10 lakh से 10 crore, 1 crore is not an easy thing. It's a penalty charge, and the directors and every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for the term which may extend to 3 years। 3 साल तक का जेल हो सकता है, और विद फाइन, मतलब जेल और फाइन दोनों एक साथ भी हो सकता है, और 25,000 रुपीज टू 25 लाख रुपीज, और विद बोथ, मतलब जो जेल के साथ और फाइन बढ़ सकता है, मतलब जितना दिन तक तुम जेल में रहोगे 25,000 करके फाइन भरोगे, जो मैक्सिमम 25 लाख तक भी जा सकता है। बात समझ में आ रहा है सर? मतलब 447 में ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो जाएगा, विच डील्स विद द फ्रॉड, इंडियन पेनल कोड के हिसाब से। समझ में आया सर? एनपीओ वेरी वाइटल पॉइंट सर। एनपीओ बना के बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है चारों तरफ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है एनपीओ के कारण। जो भी हो, समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड सर, थैंक यू। कुछ मन में सवाल हो तो कर सकते हो। आज मैं इतना ही बताने वाला था आप लोगों को। कोई कुछ पूछना चाहोगे तो पूछ लो सर। স্যার বলছি যে ডিপিএস মেগা সিটি যে স্কুল, এগুলো তো অ্যাকচুয়ালি এনপিও। कौन बोलो? এই যে ডিপিএস মেগা সিটি যে স্কুল, এগুলো? हाँ हाँ, एनपीओ, ये सब एनपीओ में। स्कूल को कभी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया जा सकता। स्कूल, कॉलेजेस, इसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है क्या?
नहीं ना, तो कभी No, कोई sir. स्कूल, तो स्कूल के पीछे थोड़ी ना प्राइवेट लिमिटेड लिखा जा सकता है। स्कूल कॉलेज जो भी प्राइवेट हो या जो भी, वो प्राइवेट, वो मतलब प्राइवेट स्कूल भी प्राइवेट कंपनी नहीं है रे बाबा, वो एनपीओ है। वो बस ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलपमेंट करने के लिए काम करना चाहिए उसको। ये सब बना है ना चारों तरफ, ये एडामस सिटी नाम सुने होंगे आप लोग, एडामस सिटी बहुत सारा है ऐसा, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है सर, मतलब प्रॉफिट बहुत करता है लेकिन बेसिकली नाम क्या एनपीओ है, और क्या बताऊं, कुछ नहीं बोल सकते, ज्यादा बोलूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जब भी हो छोड़ो, समझ में आया ना सर? Yes, sir. ठीक है, किसी के मन में कोई सवाल है तो कर लो। ओके, अगर सवाल नहीं है कोई बात नहीं, जितना तक हम लोगों ने डिस्कशंस किया इसको घर में अच्छे से देख लो। नेक्स्ट क्लास में और भी चर्चा है सर, काफी बात और भी चर्चा करना है। ठीक है, बाय सर। Okay, bye, sir. ओके चलो बाय। बाय हाँ Bye. सुनाई नहीं दिया। हाँ बाय। बाय सर। बाय सर, बाय। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय।